टेस्ट। यस मैम। मैम सर ने एक और टेस्ट भेजा था, वो 31 से पहले पहले करना है। कौन से सर ने? सर मैम उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर है। किसने भेजा है वो? मैम लोकेश ग्रुप में ही भेजा अच्छा, था। लोकेशन ने भेजा। यस मैम। रिवीजन के लिए भेजा है क्या? यस मैम, हो सकता है हमारे जो पहले टेस्ट नहीं हुए थे ना, तो उनमें से कोई होगा। हाँ, तो उनको भी टेस्ट जो ठीक है, समझ गई। तो तुम्हें रिवीजन के लिए दिए हैं जो ऑलरेडी टेस्ट हुए थे ना, जो यस तुम लोगों मैम। ने नहीं हुए। हाँ, ये उसलिए ठीक। गुड इवनिंग मैम। आज तुम सिर्फ 15 बच्चे हो, कैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है तुम्हारी? डिक्लाइन हो रहे हैं भाई, मैं देख रही हूँ। पहले तो 40-45 बच्चे आते थे। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कहते हैं। क्या हो गया बच्चों को? बच्चे आते ही नहीं भाई क्लास में, या फिर आएंगे तो लेट तक आएंगे जब तक मैं क्लास को शुरू कर दूंगी। सॉरी मैम, मैं जरा कुछ काम कर रहा था। कोई बात नहीं, जब तक बहुत सारे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जिसे ज्वाइन करना होगा करता रहेगा। इससे पहले किसकी क्लास थी? मैम मैथ्स की। बैच थी। गुड इवनिंग मैम। तुम लोगों के स्कूल में क्या चैप्टर चल रहा है? मैम चैप्टर 4। मैम मैग्नेटिज्म। सर मैम मैग्नेटिज्म। स्कूल से आगे चल रहे हो फिर तो। यस मैम। स्कूल में तो तुम लोगों ने उसमें वो कर दिया होगा एकदम। होते हैं ना कि पढ़ने से पहले ही बता देते हैं क्लास में, टॉपर यस बच्चे। मैम। तुमने क्लास में खौफ मचा रखा होगा तुमने एकदम। कुछ रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस थे, मैं एक बार इनके आंसर बता देती हूँ। ज्यादा टफ नहीं है, मतलब क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा था और बहुत सारे पीवाईक्यूज देखे थे, तो उसमें मुझे 2D के बहुत कम पीवाईक्यूज हैं जो मिले हैं, वेरी लेस। भाई ये वाला क्वेश्चन कर दो। रिलेटिव वेलोसिटी पे है। मैम वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर का भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे सिर्फ ये 5 क्वेश्चन, ये नेक्स्ट चैप्टर ही करेंगे हम लोग। सिर्फ 5 सवाल है, ये कर दो।
हाँ, कितना आंसर है? 2 मिनट मैम। तो में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग भी ले रहे हैं? नो मैम। जतिन, तुम ले रहे हो? नो मैम, नो नहीं। वेरी गुड। तो तुम लोग प्रैक्टिस जितनी करोगे तुम्हारा उतना ही फायदा है फिर तो। यस मैम, इधर ज्यादा क्लासेस लेने से ना फिर हो जाता है कि कुछ नहीं हो पाता, थक जाते हैं। ये बताओ मुझे, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो? मैम मैम मॉड्यूल और थोड़े बाहर के सपोर्ट जो भी मिलता है। मैम HC से। ठीक है, SCV भी है। यस मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो ये क्वेश्चन देखो, ये इसमें तुम्हें सेपरेशन निकालना है। 2 पार्टिकल्स हैं जिनको प्रोजेक्ट किया गया है, आपको सेपरेशन निकालना है। मैम 50 आ रहा है। हाँ, 50 मीटर। वेरी गुड। तो क्या किया है, पहले वेलोसिटी ए के कंपोनेंट कर दिए, फिर वेलोसिटी बी के कंपोनेंट कर दिए, फिर एक दूसरे के लिए रिलेटिव में वेलोसिटी निकाल ली कि ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव में निकाल लिया। उसके बाद एक्सीलरेशन निकालोगे रिलेटिव में, तो रिलेटिव में एक्सीलरेशन कितना आएगा? 0, क्योंकि दोनों क्या है, एयर में प्रोजेक्ट करे गए हैं और दोनों के पास वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर ग्रेविटी g होगा। So you can use directly this equation, ठीक है, रिलेटिव टर्म्स के लिए। जब रिलेटिव में वेलोसिटी लिख रहे हो तो रिलेटिव में ग्रेविटी एक्सीलरेशन की भी वैल्यू लिखोगे, तो दिस टर्म्स became 0, so you can directly use s equals to u relative into t। टाइम तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 1 सेकेंड, तो तुम्हें क्या निकालना है, u, हाँ, u रिलेटिव निकालना है। u क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, है ना। जैसे अगर मैं वेलोसिटी a की बात करती हूँ तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी cos थीटा, एक ये आएगा va sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा v का vb, और ये थीटा पे एक एंगल बनेगा v sin थीटा। तो ये है, तुम्हें ये एंगल्स निकालने पड़ेंगे। तो ये तो आसान है, va का निकाल लोगे भाई, कितना आएगा, 30 cos 37 डिग्री प्लस 30 sin 37 डिग्री। ये तुम्हारा आई कितना होगा, 30 cos 37। cos 37 का डायग्राम, ये जो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, जो ये एंगल के सामने वाली साइड होगी, ये कितने की होगी, 3 की, 37 के लिए, है ना। ये 4 और हाइपोटेन्यूज 5। तो cos 30 कितना, 37 कितना हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5। सिमिलरली sin 37 हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, परपेंडिकुलर, यानी 3/5। आई कैप जे कैप, हाँ मैम इसमें हम साइन का कंपोनेंट क्यों मैम, वो साइन का कंपोनेंट क्यों ले रहे हैं मैम इसमें? किसमें? मैम इसमें VA आप निकाल रहे हो, तो मैम VA में तो हमें हॉरिजॉन्टली बताना होगा कि हॉरिजॉन्टली कितने सेपरेट हुए हैं दोनों। तो उसके लिए तो बस A की वेलोसिटी होगी मेन, जो cos थीटा वाली होगी, तो उसी को निकाल नहीं सकते मैम सिर्फ? नहीं, आपको दोनों की आई और जे कैप दोनों में लिखेंगे ना हम लोग। सेपरेशन हमें किस में बताना है मैम, ये समझ नहीं पाया मैं। वर्टिकली बताना है या उतना हॉरिजॉन्टली बताना सेपरेशन? वर्टिकली। ऊपर जब जाएंगे तो तुम्हें ये बोला है उसने 1 सेकंड के बाद कितना सेपरेशन होगा। अब एक को तुमने 37 पे यहाँ पे सेपरेट कर दिया और एक को तुमने यहाँ पे कर दिया, मान लो ये सेपरेशन है, तो अब वर्टिकली कैसे बताओगे? किसी एक दोनों के बीच में पूछा है तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन ही तो बताओगे, पॉइंट A और B का, है ना। Yes, ma'am. ओके। वो A और B का सेपरेशन पूछा है, आपस का सेपरेशन। अगर वो ग्राउंड से पूछता तो तुम अलग तरीके से करते। अभी A और B के बीच का सेपरेशन है, तो दोनों मैम मैंने तो इसमें सीधा वो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, ये ऐसे करके? यस मैम। तो कैसे बनेगा, राइट एंगल तो दोनों है ही नहीं मैम, राइट एंगल है क्योंकि मैम 53 और 37 को अगर ऐड करेंगे तो 90 हो रहा है और पूरा 180 होगा, तो मैम जो ये वाला एंगल होगा वो 90 हो जाएगा। 90 डिग्री बन रहे। अच्छा, तो टोटल Yes, एंगल ma'am. 180 डिग्री का है,
अगर ये 90 डिग्री है तो यू कैन यूज दिस डिस्टेंस। यस मैम, मैंने ऐसे ही किया है। पर देखो ये भी है ना, टाइम के साथ ये भी तो चेंज होंगे ना, इनके डिस्टेंस चेंज होंगे। तो इसका प्रॉपर जो करने का तरीका है वो यही है कि पहले वेलोसिटी ए के ये लिखो, उसके कंपोनेंट्स में आई और जे कैप में, ठीक है। फिर Okay, ma'am. वेलोसिटी के लिए लिखो, फिर उनका रिलेटिव निकालो, ये दोनों का। तो v का रिलेटिव निकालोगे तो ये भी तुम्हारे पास आएगा, फिर उन दोनों का रिलेटिव निकाल के फिर इस फॉर्मूले में लिखोगे। असली जो इसका सॉल्यूशन है वो इसी तरीके से होगा। ओके मैम। रिलेटिव का क्वेश्चन है ये, 90 डिग्री पे करके पीजीटी बना दिया, दिस इज नॉट, मतलब ये ऐसे कोई एक्चुअली होगा नहीं, ठीक है। ये तुम लोगों ने क्या ही कर, इतनी जल्दी नहीं होगा। पहले बी ए का करो, फिर बी ए का, फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, फिर बस यहाँ पे रख दो। मेन क्वेश्चन था यहाँ पे रिलेटिव निकालना था। तो रिलेटिव जब निकालोगे तो देखोगे आई कैप वाले जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारे पास सिर्फ जे कैप में आएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 50 मीटर्स। सॉल्व कर लेना। या वी भी तुम्हारे पास cos 53 और ये तुम्हारे पास sin 53 बस। ये वाला, इसमें देखो क्या है, ये एक्सीलरेटिंग फ्रेम है। जब भी सवाल ऐसे आए कि एक कोई भी फ्रेम है वो एक्सीलरेशन में है और उसमें वेलोसिटी यू से अगर वो मूव कर रहा है ना, ये कोई मान लो तुम्हारे पास ये फ्रेम है, एक्सीलरेट कर रहा है ए से। अब तुमने इसके अंदर एक बॉल को यू वेलोसिटी से थ्रो किया, तो अब तुमसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इस बॉल को यहाँ पे आने के लिए, है ना। तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, ये इस पार्टिकल का कितना टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा एक्सीलरेटिंग फ्रेम में। फ्रेम इज एक्सीलरेटिंग, कैसे निकालोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है तुम्हारा, यू वाई बाय जी, यही होती है यू वाई रूट। हाँ, तो यू वाई, तो इसमें जो तुम्हें गिवन है यू वेलोसिटी वो हो जाएगी। अब मेन जो तुम्हारा इसमें कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जी का, कि क्या मेरे इस केस में जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो चेंज होगा या सेम रहेगा। तो तुम लोग बताओ कि इस केस में ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी, चेंज होगी, जी इफेक्टिव जिसे अगर मैं बोलूं। यस सर, रिटार्डेशन हो रहा है ना। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, इस केस में क्या होगा, जो ग्रेविटी का जी इफेक्टिव होगा वो क्या होगा तुम्हारा जी प्लस ए, ठीक है। और वहीं अगर ऐसा हो कि अगर ये फ्रेम है जो एक्सीलरेट कर रहा है ए वेलोसिटी से, वहीं तुमने किसी एक बॉल को यू वेलोसिटी से थ्रो किया, अब मान लो डाउनवर्ड थ्रो किया, ठीक है, और ये एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर आप जी इफेक्टिव अब इस केस में करोगे या फिर ऐसे मान लो एक्सीलरेशन जी माइनस ए, तो यहाँ इस केस में तुम्हारा जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी माइनस ए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, अपवर्ड थ्रो करिए ना बॉल सेकंड वाले केस में। हाँ, ये फर्स्ट वाले में तो अपवर्ड करिए, सेकंड केस में बॉल अपवर्ड्स है बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड कर दी। ये एक्सीलरेशन है जो ये डाउनवर्ड कर दिया। ओके मैम। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ए और जो जी है वो अपोजिट उसमें लग रहे हैं। यहाँ पे ये एक्सीलरेशन ऊपर है और यहाँ पे बॉल को भी ऊपर थ्रो किया है, तो इस केस में जी प्लस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें क्या है, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, तो इस केस में जी इफेक्टिव हो जाएगा तुम्हारा जी माइनस ए। तो ये चीज याद रखना। तीसरा है तुम्हारे पास ये रेन और अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, ये सॉल्व करो। तो रेन फॉल कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड, मैन 6 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा है। तो तुम्हें एंगल बताना है कि उस इंसान को कहाँ पे एंगल खोलना, कहाँ पे अपना अम्ब्रेला है जो होल्ड करना है रेन से अवॉइड होने के लिए। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा कहीं पे रेन और मैन की वेलोसिटी का, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। अब कोई भी एंगल थीटा मान लो मैं ये वर्टिकल से जो एंगल है ये थीटा मान लेती हूँ, तो तुम tan थीटा निकालो।
जस्ट इसके अपोजिट जो वो होगा उसको अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, राइट, इसके जस्ट अपोजिट। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा। एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल वाला होगा कि वर्टिकल वाला होगा? वर्टिकल वाला tan होगा। इनवर्स 3/5। ये लाइन यहाँ पे वर्टिकल के साथ थीटा बना रही है ना, तो सिमिलरली ये वाली लाइन यहाँ पे भी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है। राइट। हाँ, तो ये इसके साथ थीटा एंगल बनाएगी, तो tan थीटा आप निकालो कितना आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। मैम 3/5। हाँ, तो थीटा ये अब क्या है, एंगल को हम शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये एंगल यहाँ पे है तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना सकती हूँ। तो तुम्हारे पास ये इस तरीके से बना, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये हो गया इनका रिजल्टेंट VRM। तो ये तुम्हारा थीटा है, दिस एंगल, दिस लेंथ इज 10, और इसकी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 6। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा 6 हो गया, बेस हो गया 10, तो कितना आया तुम्हारे पास? tan थीटा 3/5। तो उस मैन को जो अपनी अम्ब्रेला होल्ड करनी है वो वर्टिकल से कितने एंगल पे करनी है? 3/5। थीटा इक्वल्स 7 डिग्री मैम। tan इनवर्स ऑफ 3/5। बस इसमें यही था, इजी सा ही था। अब क्या होगा अगर डायरेक्शन पूछ लेगा, है ना, डायरेक्शन पूछ लेगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ, ये ईस्ट हो गई। तो कौन सी डायरेक्शन में उसने अम्ब्रेला होल्ड करना है? नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ से जब ये एंगल देखो, क्वेश्चन आएगा tan इनवर्स 3/5, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, ऐसे करके आएगा। तो तुम कैसे लिखोगे? नॉर्थ टू वेस्ट। नॉर्थ टू वेस्ट। तो हमेशा ये याद रखना, रिजल्टेंट वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट में अम्ब्रेला होल्ड करना है। अब तुम ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें ये बताओ, जो ये स्टिल वाटर वाली जो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है? तुम्हारे पास दो वेलोसिटी मैम, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में तो है, देखो जब भी मैम यू सुन तो लो, मेरे को बोलने तो दो, कौन सी ऑप्शन, अरे ऑप्शन तो देने दो, कौन सी में कौन सी पूछ रही हूँ। जब वेलोसिटी की बात करते हैं इन वाले प्रॉब्लम्स में, तो तुम्हारे पास दो तरीके की वेलोसिटीज होती है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। नहीं यार, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मैम। मैम को बोलने तो दो। ये मान लो तुम्हारे पास रिवर है, ठीक है, एक तुम्हारे पास वेलोसिटी होती है कुछ इस तरीके से गिवन होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। एक होगा वेलोसिटी ऑफ मैन, बस एक दिया होगा वेलोसिटी ऑफ मैन। अब मुझे एक बार वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ मैन, इसमें कुछ डिफरेंस कोई बता सकता है? क्या मैम विद रिस्पेक्ट टू रिवर में जो रिवर उसके स्विम को अपोज कर रही होगी तो उसको हटा के वेलोसिटी दी होती है, और वो वाली एक्चुअल होती है। विद रिस्पेक्ट में ये हो सकता है कि जो रिवर है जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में जो स्विमर है वो स्विम कर रहा है, और जो विद वीएम वाला वो उसके अपोज कर रहा है। यस मैम, एक सपोर्ट में एक अपोजिट। देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है कि ये जो वेलोसिटी नोट करी गई है, ये जो वेलोसिटी देखी है, ये एक ऐसे ऑब्जर्वर ने देखी है जो खुद रिवर के फ्रेम में बैठा हुआ है ना, जो किस फ्रेम में बैठा है? रिवर के फ्रेम में बैठा हुआ है। तो उसके लिए जो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये क्या हो जाएगी? इन दोनों के लिए वेलोसिटी ऑफ रिवर 0 हो जाएगी ना, क्योंकि वो खुद उसी फ्रेम में है जिस फ्रेम में तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट जिसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन है वो मूव कर रहा है। तो उसके लिए ये फ्रेम जो है वो कैसा है? वेलोसिटी ऑफ रिवर मूव ही नहीं कर रही, क्योंकि वो खुद उस फ्रेम में है। अब जो ये वेलोसिटी ऑफ मैन है,
ये कौन, इसे कौन देख रहा है? जो बाहर बैठा हुआ है, एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे बैठ के इस इंसान को देख रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या है। तो जो ग्राउंड पे जो इंसान बैठ के देखेगा वो क्या देखेगा कि मैन भी मूव कर रहा है और प्लस उसे जो रिवर है वो भी मूव करा के ले जा रही है ना। तो ग्राउंड वाले के लिए मैन और रिवर दोनों की वेलोसिटी का रिजल्टेंट तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। वही जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो तुम्हें एक्चुअल वेलोसिटी किसकी मिलेगी देखने के लिए? स्विमर की। ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है इसमें। अब यहाँ पे देखो तुम्हें वेलोसिटी दी हुई है स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर का क्या मतलब है? स्टिल वाटर किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? मैम विद रिस्पेक्ट टू रिवर। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू रिवर के केस में बात हो रही है। यानी ये वो ऑब्जर्वर है जिसने ये वेलोसिटी बताई है जिसके लिए रिवर की वेलोसिटी है ही नहीं। तो मान लो क्या बोला है, तुम्हें वेलोसिटी ऑफ मैन दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू रिवर विच इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या है? स्विमर मेक हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर। तो यानी वो किस तरीके से चलेगा? नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर चलेगा, राइट? परपेंडिकुलर चला। हाँ, रिवर की विड्थ है 1 किलोमीटर। ओके, अभी रिवर भी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी कुछ वेलोसिटी से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई। अब ये वेलोसिटी है मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब जो मैं बाहर बैठ के देखूंगी तो मुझे क्या लगेगा? ये मैन जो है ये रिवर की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा। ये वेलोसिटी हुई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन की वेलोसिटी। मैम 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ, वेरी गुड, 3 किलोमीटर पर आवर। अब तुम्हें सबसे क्या निकालना है? देखो रिवर की स्पीड, ड्रिफ्ट कितनी दी हुई है तुम्हें? 750 मीटर। ये 750 मीटर क्या है कि इसको यहाँ जाना था बट पहुंच के कहाँ गया? वो 750 मीटर दूर पहुंच गया अपोजिट बैंक से, है ना। ये अपोजिट बैंक से, हाँ ये अपोजिट बैंक था, मतलब यहाँ से चला तो अपोजिट बैंक ये हो गया, बट उससे 750 मीटर दूर चला गया। तो ड्रिफ्ट इज गिवन। तो ड्रिफ्ट किसके बराबर होती है बच्चों? टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी हम लोग टाइम निकालेंगे कि इसको यहाँ से अपोजिट बैंक पर जाने के लिए जो समय लगेगा उसमें आप लोग कौन सी वेलोसिटी यूज करते हैं? इस केस में मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे टाइम पूछूं। हाँ बोलो। इनिशियल वेलोसिटी। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। डिस्टेंस तो तुम्हारे पास विड्थ ऑफ द रिवर होगी बच्चों, तो विड्थ ऑफ द रिवर 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, अब मुझे स्पीड बताओ, मैं किसकी स्पीड लिखूं? मैम 4 स्विमर की लिखी जाएगी। मैम 4, यस मैम, एलजी वाला। किसकी कितनी लिखूं? तो हमेशा ये याद रखो, कई बार हमेशा जब तुम टाइम निकालोगे ना तो टाइम के लिए हमेशा वो स्पीड लेना जो रिवर के परपेंडिकुलर हो, जो नॉर्मल हो। जैसे इस केस में कौन सी है? VMR, है ना। हमेशा ये याद रखना जब भी तुम टाइम निकालोगे कि कितने समय में रिवर जो आपका स्विमर है वो अपोजिट बैंक पर पहुंचेगा, तो हमेशा वो वेलोसिटी लेना जो हमेशा नॉर्मल वेलोसिटी हो तुम्हारे रिवर के। तो इस केस में वो वेलोसिटी है दिस वन। तो ये कौन सी आ गई? 4 मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ रिवर, मुझे पता नहीं ये कितना हो जाएगा, 750 मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज कर लेना। तो दिस विल कम आउट 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है इसका ना, अभी ये मैं इसका आंसर हटाना भूल गई, तुम देखना मत, बस सॉल्व करो। अगर अच्छे बच्चे हो ना तो प्लीज देखना मत। क्या है? 400 मीटर की रिवर की विड्थ है, 20 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से फ्लो हो रही है। एक नाव है जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो यहाँ तुम्हें गिवन है वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हर बार नहीं गिवन होगा। इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। टाइम, डायरेक्शन और थीटा सब निकाले। मैं इतने तो तुम लोग छाप दोगे, अच्छे नहीं पड़ेंगे।
बस ये लास्ट क्वेश्चन है। टाइम बताओ। 40 सेकंड। सेकंड से आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखो कैसे फ्लो करेगा वो। ए बोट इज सेलिंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गई है। ठीक है, एक्चुअल में किस तरीके से जाएगा? इस तरीके से जाएगा। ये वेलोसिटी मुझे मालूम नहीं, ड्रिफ्ट कुछ ना कुछ होगी ड्रिफ्ट। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन में है। तो टाइम तुम्हारा कितना होगा? डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर। और तुम्हारे पास 10, तो 40 आ गया ये तो। यस मैम, 40 सेकेंड्स। तो हमेशा देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाइम के लिए सबसे शॉर्टकट ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, परपेंडिकुलर वेलोसिटी से निकालो। ड्रिफ्ट तो बहुत आसान हो गया, अब टाइम आते ही टाइम इंटू वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है। 40 इंटू 10, रिवर की वेलोसिटी सॉरी 2 है, रिवर की वेलोसिटी 2 है, तो कितना आया? 80 मीटर्स। कितना ड्रिफ्ट हो जाएगा वो? 80 मीटर ड्रिफ्ट हो जाएगा मीटर। अब हाँ, तो सी ऑप्शन निकालो, सी बताओ। In what direction does the boat actually move with river flow? Actually move, actually motion कौन सा है? This one। और किस डायरेक्शन में पूछा है? रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में, यानी ये वाला थीटा पूछा है कि इन व्हाट डायरेक्शन द बोट एक्चुअली मूव विद द रिवर डाउनस्ट्रीम। तो एक्चुअली इधर मूव करेगी और ये रिवर की डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, तो कैलकुलेट दिस थीटा। हम tan इनवर्स 5। वेरी गुड, tan इनवर्स 5। देखो ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल बाय एडजेसेंट साइड इज थीटा। ठीक है, तो tan थीटा क्या होगा तुम्हारे पास? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर 10 मीटर पर सेकंड, बेस कितना हो जाएगा? 2, तो कितना आ गया? 5। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5। किसकी डायरेक्शन के साथ है ये? विद द रिवर फ्लो, रिवर फ्लो की डायरेक्शन से इतने थीटा पर एक्चुअली बोट मूव करेगी। परपेंडिकुलर नहीं मूव करेगी, 15 डिग्री टिल्ट हो गई, सॉरी 5 डिग्री। ठीक है, अच्छा अगर एक क्वेश्चन, अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा इस तरीके से मॉडिफाई करती, मैं तुम्हें ये वेलोसिटी दे रही हूँ, दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को जो मैंने तुम्हें गिवन दी है 10 मीटर पर सेकंड में बोल रही हूँ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू मतलब ग्राउंड। ठीक है, अब इससे मुझे एक बार टाइम बताना, कैसे बताते? मैम टाइम सेम होता ना? टाइम सेम निकलेगा है? देखो ये तो आ गया, मैं इसको रब कर दे रही हूँ। बस एक छोटा सा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, वो एक बार देख लो। अगर क्वेश्चन आए कि अभी तुम लोगों ने दोनों केस देखे हैं जिसमें बोट या स्विमर कैसे मूव कर रहा है? परपेंडिकुलरली, है ना। अगर तुम्हारे पास ऐसा सवाल आए कि जो स्विमर है वो थीटा डिग्री मूव कर रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर, रिवर की डायरेक्शन के साथ थीटा डिग्री पे मूव कर रहा है। ओके, ये इस तरीके से। अब मान लो मैं ये वेलोसिटी तुम्हें देती हूँ 5 मीटर पर सेकंड है, थीटा इज 30 डिग्री। रिवर की वेलोसिटी मैंने तुम्हें दे दी 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा 5 के साथ 5 3 4 बनता है ना, तो 3 ले लो, 3 मीटर पर सेकंड। मैम 23 मिनट। तो इस केस में देखो 5 मीटर पर सेकंड से वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी
हाँ रुको, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस कंपोनेंट, ठीक है। और ये कंपोनेंट कौन सा गया इसका? साइन। VMR साइन थीटा, साइन, ठीक है। तो अभी टाइम तो तुम बहुत फटाफट निकाल दोगे कि अगर इसकी ये डिस्टेंस d मान लो, तो डिस टाइम क्या निकाल दोगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कौन सा स्पीड लोगे, अब मुझे बताओ। ये थीटा वाला केस है, स्पेशल केस, ध्यान से सुन लो, जल्दी से डिस्कस करेंगे। 5 वाला मैम। साइन वाला, वेरी गुड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है ना, तो VMR साइन थीटा। साइन थीटा। डन। ड्रिफ्ट बताओ बच्चों, ड्रिफ्ट बताओ, ड्रिफ्ट जल्दी। रिवर की वेलोसिटी, डायरेक्ट रिवर की वेलोसिटी लूं। अब नेट ड्रिफ्ट किस किस में देखो, एक तो वेलोसिटी इधर की तरफ VR और इधर की तरफ VMR cos थीटा, तो इन दोनों वेलोसिटी का तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? नेट, ठीक है। VMR cos थीटा माइनस VR मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जब भी अगर कोई थीटा वेलोसिटी से मूव करेगा तो ड्रिफ्ट इस तरीके से निकलेगी, नेट वेलोसिटी। एम आई क्लियर? यस मैम। चलो अब अपने सिलेबस पे आ रहा हूँ, नए सिलेबस पे। तो 2D के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। मेन इसी से दो, ये मेन यही है 2D का, एक तो रेन प्रॉब्लम आती है और एक ये स्विमर प्रॉब्लम आती है। हम लोगों ने कहा क्वेश्चन शेयर किया है मैंने। क्वेश्चन मेरा मोबाइल एक बार देखते हैं। नहीं इसी पे मीटिंग पे। अच्छा, मैम बस आइडिया दे दो कैसे करना है, बाकी तो हो जाएगा। A swimmer can swim at a speed in still water. River flow speed is variable. अच्छा, यहाँ पे रिवर की स्पीड वेरिएबल है, ठीक है। Where y is the distance from one bank of the river, ठीक है, from and a is the width of the river. If the swimmer crosses the river in shortest possible time, अच्छा शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंचना है तो मतलब वो नॉर्मल ड्रिफ्ट करेगा, ठीक है, नॉर्मल उसकी वेलोसिटी, नॉर्मल जंप करेगा। देन द ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर इन केस इज the distance from one bank the swimmer crosses the river in the shortest possible path। देखो किसकी रिवर फ्लो विद स्पीड, ठीक है। एक पेज ऐड कर लेते हैं कहीं पे। देखो तो इनका क्वेश्चन ये है कि शॉर्टेस्ट टाइम में उसको पहुंचना है ना, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जब भी पहुंचना होता है तो हमेशा जो स्विमर की जो जंप करेगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, वो जाना चाहेगा परपेंडिकुलर कि वो कम से कम वो जल्दी से जल्दी समय पर पहुंच सके। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये रिवर की वेलोसिटी है बट ये वेरिएबल है, तो हमें शॉर्टेस्ट टाइम निकालना है ना, कितना टाइम लेगा वो टाइम ही फाइंड करना है ना। यस मैम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। हाँ, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड मुझे कौन सी लेनी है? ये वाली, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये गिवन है क्या ये वाली स्पीड? मैम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ड्रिफ्ट पूछा है शायद से। V0 y बाय a है ना, यही है। y तो तुम्हारी विड्थ, a तो तुम्हारी विड्थ है रिवर की, और y क्या था? तो इसमें अगर रिवर की वेलोसिटी चेंज होगी ना तो उसका पाथ भी चेंज होता चला जाएगा। रिवर की स्पीड ये है, द स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड। अच्छा, स्विमर की स्पीड V0 तो गिवन ही है, और रिवर की तो टाइम निकल जाएगा बहुत आसानी से। टाइम तो तुम्हारे पास डिस्टेंस जो है a बाय V0 हो गया टाइम, तो ठीक है, टाइम a बाय V0 हो गया।
और इफ स्विमर क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम देन द ड्रिफ्ट पूछी है। तो ड्रिफ्ट के लिए तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर है विच इज वेरिएबल, ठीक है। तो टाइम तो तुम्हारे पास हो गया a बाय v नॉट। जब हम ड्रिफ्ट निकालने जाएंगे तो तुम्हारे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम है, तो यानी रिवर की वेलोसिटी तो वेरी करेगी टाइम के साथ, है ना। तो रिवर की वेलोसिटी टाइम के साथ वेरिएबल है और डिस्टेंस के साथ भी। तो ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे भाई? मैम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना? कहाँ से? यहाँ से ओ से लेके ए तक? मैम टाइम 0 से लेकर टाइम जहाँ तक मैं निकाल, जहां से टाइम के साथ इंटीग्रेट करें ऐसे, dt v नॉट बाई ए बाई dt टाइम में कितना ड्रिफ्ट आया है, 0 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं हम, a बाई v नॉट तक जाएंगे ऐसे, v नॉट बाई ए, dt का इंटीग्रेशन टाइम के साथ t हो जाएगा, तो ये तो a बाई v नॉट ही आ गया। ये तो सिर्फ गामा पे डिपेंड कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता बाई पे। ड्रिफ्ट बाई तो ऑप्शन में ही नहीं होगा। नहीं मैम वाई ऑप्शन में नहीं है। a बाई टू इंटीग्रेशन ही तो क्या है, इंटीग्रेशन से a बाई टू तो नहीं आया। तो वैसे इंटीग्रेशन करेंगे कि उसके अंदर, क्योंकि वेलोसिटी जो रिवर की है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, कि जब वो उस टाइम पे Yes, पहुंचेगा रिवर की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही होगी, तो टी टाइम में कितना ड्रिफ्ट आएगा ये अच्छा। निकालना है कि इस टी टाइम में, जो टी टाइम तुम्हारा a बाई बी नॉट है, उस a बाई बी नॉट में कितना रिवर की वेलोसिटी चेंज हो गई, कितनी चेंज हुई वो निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से टाइम को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, a के रिस्पेक्ट में v नॉट को करेंगे। एक सेकेंड, इसको तो नहीं करेंगे चेंज, एक मिनट रुकना। इसका टाइम तो यही रहेगा, टाइम इज कॉन्स्टेंट a बाई बी नॉट। इसको इंटीग्रेट करो तुम 0 से a तक dx के टर्म में, है ना, तो dA के टर्म में, तो ये b नॉट बाई 1 बाई a का इंटीग्रेशन तो लॉग में जाएगा। फिर टाइम के साथ करेंगे कि इसको इसके साथ करें, डिस्टेंस के साथ? a बाई बी नॉट मैम डिस्टेंस के साथ होगा ना इंटीग्रेशन, तो होगा सिर्फ मेरे को भी यही है, टाइम के साथ तो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, नहीं हो क्योंकि सकता। जो ड्रिफ्ट है वो डिपेंड तो y और a पे कर रही है, वो a पे स्पीड के साथ होगा टाइम पे तो नहीं करेंगे, टाइम के साथ। मैम स्पीड के साथ होगा इसकी, जो स्पीड मेंशन की है क्वेश्चन में। क्या कह रहे हो? स्पीड के साथ कर सकते हैं जो स्पीड मेंशन की है क्वेश्चन के अंदर। ये एक सेकंड इसमें मुझे ये बताना कि y क्या है, a तो ये है, ठीक है, y क्या है इसमें, y क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट है क्या y? मैम एक बार क्वेश्चन देखता हूँ। मैम वेट विड्थ होगी इसकी शायद। विड्थ तो a है मैम ए है विद। मैम ए तो वेरिएबल है ना मैम? नहीं नहीं a विद is है the विद। width of the river, y is the distance from मैम one y bank, जो है वेरिएबल में दी हुई है वैल्यू v नॉट y डिवाइड बाय a, और y डिस्टेंस है रिवर के एक बैंक से लेके। y is the distance from one bank of the river, यस a मैम। is the distance from one, y is the distance from one bank of the river, a is the width of the river। कन्हैया तुमने कौन सा इंटीग्रेशन किया है? मैम मैंने इंटीग्रेशन v नॉट y अपॉन a dt। dt के टर्म में क्यों किया, dt के टर्म में थोड़ी होगा।
मैम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे ना? ईटी के रिस्पेक्ट में। यस मैम। पर टाइम की तो जो तुम्हारी वेलोसिटी रिवर की चेंज हो रही है वो तो मैम मैम हमारी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना? इंटीग्रेशन ए से a बाई वी नॉट तक किया होगा। मैम इंटीग्रेशन करेंगे 0 to t, मतलब जो मैम फाइनल टाइम। तो फाइनल टाइम a बाई वी नॉट ही तो आया है। यस मैम। हाँ, तो dt के रिस्पेक्ट में ये किया तो है, तब तो आंसर y आ रहा है ना। या प्लस कांस्टेंट टर्म भी कुछ आएगी टाइम इसमें। से या फिर डिस्टेंस से भी हम दोनों में तो अलग ही आएगा। वी नॉट y बाई dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये a बाई वी नॉट ही आएगा भाई। या इसको t प्लस कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट तो नहीं आना चाहिए। t इक्वल्स टू 0 पे वी नॉट y की वैल्यू कितनी आएगी? चलो ठीक है, इसको देखते हैं इस क्वेश्चन पे, डोंट वरी। टी के रिस्पेक्ट में करेंगे या ए के? मैम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ना शायद। किसके रिस्पेक्ट में? मेरे हिसाब से तो y या a के रिस्पेक्ट में चेंज इंटीग्रेशन होना चाहिए, t के टर्म्स में नहीं होना चाहिए। बाकी एक बार देखते हैं। हाँ, क्योंकि वेरिएबल तो y है, बैंक ऑफ द रिवर है ना, t के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए। बट एक बार देखते हैं कि आंसर कहाँ से आएगा, है ना। मैं ये ग्रुप पे सॉल्व करके भेज दूंगी। कोई बात नहीं, सही है। ओके मैम। हम चैप्टर यहाँ तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? रेजिस्टिव सर्किट पे। यस मैम रूट मीन स्क्वायर करंट हमने पढ़ लिया था। आरएमएस तक कर लिया था, पावर रह गई थी कि रेजिस्टिव सर्किट में पावर कितनी डेवलप होगी। अच्छा, रेजिस्टिव सर्किट में हम लोगों ने जब सॉल्व किया था तो फेज डिफरेंस की बात करी थी। तो रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना आया था करंट के साथ और वोल्टेज के साथ? ये तो कहाँ हुआ था? कराया था ना रेजिस्टिव सर्किट, या रेजिस्टिव सर्किट हमने तो एवरेज करंट कर लिया था मैम, एवरेज करंट और आरएमएस ही करा था हमने बस। ठीक है, तो अभी देखो क्या करेंगे, एसी वोल्टेज अप्लाई टू ए रेजिस्टिव सर्किट। अभी क्या करेंगे, एसी वोल्टेज लगाएंगे एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट के पास। ठीक है, जब प्योर रेजिस्टेंस सर्किट के पास तुमने एसी वोल्टेज लगाई, तो अब हम लोग चेक करेंगे कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो किस किस वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। तो क्या लगाएंगे इसमें? केवीएल लगा लो। मान लो, सपोज कर लो यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है। इफ ये साइन का पॉजिटिव पीक है और ये साइन का अगर मान लो नेगेटिव पीक है, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन ये हो गई, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। तो आपने केवीएल लगाया। केवीएल लगाओगे, कैसे लगाओगे? करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन में आप लोग चले, मान लो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ VR, फिर यहाँ से वोल्टेज नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस V इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस का आएगा ना यहाँ पे करंट की डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, VR आपका बराबर हो गया V के। VR क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R। ये क्या होगा? माइनस IR इक्वल्स टू V। V क्या है तुम्हारी? वोल्टेज which is AC voltage, Vm sin omega t। किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, यहां से Vm sin omega t IR के बराबर आ गया। यहां से I की वैल्यू आई Vm sin omega t बाय R, यानी Vm बाय R sin omega t। अब Vm बाय R I की कौन सी वैल्यू है? I0, यानी पीक वैल्यू। I0 Vm by R is a peak value of current। तो Im क्या हो गया तुम्हारा? V0 Vm by R।
ठीक है, इसको यहाँ पे हमने लिख दिया पीक वैल्यू ऑफ करंट विच इज आई एम साइन ओमेगा टी। तो सिमिलरली आई की वैल्यू भी तुम्हारी यहाँ पे कितनी आई, साइन ओमेगा टी। जब तुमने सिर्फ एक रेजिस्टेंस को यूज किया एसी वोल्टेज के साथ, तो हम लोगों ने देखा कि करंट और जो वोल्टेज है इन दोनों में फेज डिफरेंस आया कोई कि नहीं आया? दोनों साइन में, दोनों का फेज डिफरेंस ओमेगा टी है, दोनों का साइन वैल्यू है। तो हम यहाँ से क्या पता चला, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जितना वोल्टेज का ग्राफ आएगा उतना ही फेज तुम्हारे आई का है। तो रेजिस्टेंस के साथ कोई फेज डिफरेंस नहीं आया, फेज डिफरेंस 0 है। तो फेज डिफरेंस 0 को हम लोग अगर ग्राफ में शो करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे, अगर Vm की वैल्यू पॉजिटिव है तो उस टाइम पे Im की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे ही तुम्हारा Vm की वैल्यू नेगेटिव हुई, तुम्हारे Im की वैल्यू भी क्या हो गई, नेगेटिव। क्योंकि दोनों का स्पेस क्या है, सेम फेस में है दोनों, ठीक है। सेम फेज में होने का मतलब यही है कि दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर तुम दोनों साथ में नेगेटिव होंगे, साथ में पॉजिटिव होंगे, साथ में 0 होंगे, सब साथ में ही होंगे। देखो 0 भी साथ में ही हुए हैं, तो यही है। बट अब यहाँ पे एक चीज देखोगे, जो मैग्नीट्यूड है, जो पीक वैल्यू है करंट की, वो कम है इससे, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज से। ऐसा क्यों है? क्योंकि Im की वैल्यू क्या आई है, Vm को R से डिवाइड करने के बाद आई है। यानी जो पीक करंट है वो तुम्हारे पीक वोल्टेज से कहीं ज्यादा कम आएगा जब एसी सर्किट अप्लाई करोगे, है ना। एसी सर्किट में जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो कितना आया है, Vm बाय R। ठीक है, इतना समझ, ये ग्राफ समझ में आया कि दोनों का फेस सेम और मैग्नीट्यूड Vm का ज्यादा होगा। ठीक है, यस मैम। तो यही ग्राफ है यहाँ पे कि दोनों साथ में मैक्सिमम होंगे और दोनों साथ में मिनिमम होंगे। इसी का मतलब यही है कि दोनों सेम फेस में हैं। एवरेज करंट हम लोगों ने तभी निकाल लिया था, पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए आई एवरेज 0 आया था, और आधी साइकिल के लिए कितना आया था, 5 हम 2I0/5। वेरी गुड, 2I0/5। आधी साइकिल के लिए तुम्हारा ये आया था करंट की वैल्यू। अब पावर निकालेंगे कि रेजिस्टेंस सर्किट में पावर कितनी आएगी। अच्छा एक बार बताओ, जब हम लोगों ने डीसी सर्किट लिया था, जब डीसी करंट था, तो वहां पे पावर की वैल्यू कितनी होती थी, DI करके निकाल लेते थे, या पावर को I2R करके निकाल लेते थे, ये फॉर्मूले होते थे, है ना। यहाँ पे अब I की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, साइन पे, यानी वैल्यूज चेंज हो रही है टाइम के साथ। तुम्हारा जो वैल्यू है करंट का वो चेंज हो रहा है, यानी साइन डिपेंडेंट है। तो यानी जो पावर आएगी वो भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी एज कंपेयर टू डीसी वोल्टेज। अब अगर एवरेज में बात करें, एवरेज करंट तो 0 था, क्या पावर भी 0 आएगी, एवरेज पावर सॉल्व करो, एवरेज पावर का फॉर्मूला। अच्छा ये फॉर्मूला है, देखो, इंस्टेंटेनियस पावर I2R, आई की वैल्यू रख दी तुमने। आई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, I m साइन ओमेगा टी। नॉर्मल फॉर्मूले में तुमने आई की वैल्यू पुट कर दी, I2 m R साइन ओमेगा टी, पावर आ गया। पावर अगर टाइम डिपेंडेंट हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम डिपेंडेंट के लिए, dt डिवाइडेड बाय dt, ये वाला फॉर्मूला। मैंने क्या बोला था, जो भी चीज टाइम डिपेंडेंट हो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। तो पी एवरेज भी ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। 0 से लेके कितने समय के लिए निकाल लो, टी टाइम के लिए। ऐसे ये टाइम को भी इंटीग्रेट करो 0 से लेके टी टाइम। तो टी टाइम पे वो कैलकुलेट करके बताना कि पावर कितनी आ रही है, 0 आएगी या क्या आएगी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। I2 mr कॉमन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वो करोगे जब यूज सम मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज
जतिन ये वाला क्वेश्चन एक बार मेरे को फोन पे भी सेंड कर देना, यहाँ से तो ये हट जाएगा मेरे पास, अभी मोबाइल तो मेरा है ही नहीं, पता नहीं कहाँ रखा है। साइंस के ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बोलो, साइंस के ओमेगा टी का फॉर्मूला बताओ जो इजीली इंटीग्रेट हो सके। क्या लिख सकते हैं साइंस के फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है ना साइंस के थीटा का एक। साइंस के थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। कहाँ चले गए? जी मैम, जी यहीं पे। ठीक है, तो पी की वैल्यू रखी आई स्क्वायर एम आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेट किया, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसको देखो कैसे डायरेक्ट, तो इसका इंटीग्रेशन का कोई हमें पता नहीं कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला यूज कर लो साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये होता है ना फॉर्मूला। यस यस मैम। ये फॉर्मूला रखो, 1 का इंटीग्रेशन इजीली टी हो जाएगा, cos 2 थीटा का भी बहुत इजीली हो जाएगा। तो देखो कितना आएगा, साइंस के ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लिखा, 1/2 जो फॉर्मूले में आया है, इस 2 को देखो ये यहाँ ले गए 1 बाय ऐसे बाय 2, तो ये 2 बाहर आ गया फॉर्मूले में, कांस्टेंट था 1 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी। अब आगे इस 2 को भी बाहर ले लो, बस सिर्फ इस टर्म का इंटीग्रेशन करो, तो कॉस आई स्क्वायर एम बाय 2 आर। तो एसी पावर देखो 0 नहीं आई, एवरेज पावर कितनी आई है? 1/2 आई स्क्वायर एम बाय आर। दिस इज द एसी पावर फॉर कंप्लीट साइकिल। अगर मुझे आरएमएस में लिखना हो तो आरएमएस में कैसे निकालेंगे? पीक वैल्यू आई आरएमएस कितना होता है? आई नॉट बाय √2। तो आई आरएमएस की वैल्यू गिवन हो, अब पीक वैल्यू निकालनी हो, तो आप आई नॉट की जगह क्या लिख सकते हो? √2 आई आरएमएस। तो ये डीसी और एसी पावर में डिफरेंस दिखाया हुआ है कि डीसी पावर आई स्क्वायर बाय आर होगा और ये 1/2 आई स्क्वायर एम बाय आर होगा, यानी पीक वैल्यू का बाय आर मतलब ये इनटू नहीं है, इनटू में आ रहा है, आई स्क्वायर आर, ठीक है, 1/2 आई स्क्वायर एम आर और ये पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो देखो यहाँ पे जो एसी पावर है वो पीक वैल्यू के 1/2 आया है, वहीं पे डीसी कितना आता है? आई स्क्वायर आर, यानी पावर बताओ, ये इसका 1/2 है पीक वैल्यू का। अगर आरएमएस की टर्म में डिफाइन करना हो, वो अभी हम लोगों ने डिफाइन किया है, पीक वैल्यू की जगह क्या लिख दी है यहाँ पे? आई स्क्वायर आरएमएस की वैल्यू वही लिखा है। आई आरएमएस कितना होता है? आई नॉट बाय √2। तो आई नॉट की जगह जब आई आरएमएस लिखोगे तो ये कैसे आ जाएगा? देखो 1/2 ये आई आरएमएस का स्क्वायर मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ कितना आया? आई स्क्वायर आरएमएस आर। अब एक बार डीसी पावर देखो और एक बार आई स्क्वायर आरएमएस आर देखो। जब तुमने यहाँ पे आई आरएमएस लिखा तो ये फॉर्मूला किससे मैच कर गया? डीसी पावर से, डीसी से। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जो ये आरएमएस टर्म का हम यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं? कि मुझे एक ऐसी वैल्यू मिल पाए जो मैं एक कांस्टेंट वैल्यू हो, एसी की एक ऐसी वैल्यू हो जिसे मैं डीसी में रिप्रेजेंट कर सकूं। तो वो वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? मेरी आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज योर आई आरएमएस। तो आई आरएमएस की टर्म में तुम देख रहे हो कि हमें डीसी के टर्म में एक वैल्यू मिल गई, सेम चीज है। ये देखो आरएमएस वैल्यू निकालो, देन फाइंड इट्स पीक वैल्यू।
IRMS वैल्यू इतनी है, पीक वैल्यू निकालनी है, तो क्या इजीली यही फॉर्मूला यूज कर लोगे I0/√2 का? IRMS इक्वल्स टू I0/√2, ये फॉर्मूला यूज कर लो। RMS की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 250 वोल्ट। अब देखो एक चीज देखो, RMS तुम्हें किसमें गिवन है? 250 वोल्ट। RMS तुम्हें कभी भी साइन और कॉस की टर्म में देखने को नहीं मिलेगी, ये याद रखना। तो RMS एक ऐसी वैल्यू है जो AC सर्किट को किस में शो कर सकता है? एक DC वोल्टेज, ठीक है। ये वही RMS जो मैं बार बार बोल रही थी ना, RMS एक DC की वैल्यू को में शो कर सकते हैं AC को, तो वही है। RMS क्या है? अगर आपके पास AC करंट की वैल्यू है, अब AC में तुम किसी को कैसे बताओगे जिसको भाई नहीं पता AC करंट क्या है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, अपने तुम्हारे घर वाले हैं नहीं पता। अब तुम्हारे घर में भी 220 वोल्ट आता है, अभी 220 वोल्ट तुम कहते हो मैम हमारे घर में तो AC आता है, पर तुम बोलते हो 220 वोल्ट। अब AC तो बोलना चाहिए 220 साइन ओमेगा टी ऐसे करके। तो ये 220 जो तुम्हारे घर में आ रही है, ये कौन सी है? RMS वैल्यू है, AC की RMS वैल्यू है। तो ये बात समझ में आई कि RMS क्या है। जब मुझे एक AC वोल्टेज को एक DC में मुझे कन्वर्ट करना हो, या DC में किसी को समझाना हो कि कितनी वोल्टेज की वैल्यू है, तो मैं उसे किस में बता सकती हूँ? RMS वैल्यू में बता सकते हैं। बात ये है, RMS में बता सकते हैं। और RMS वैल्यू पता हो तो मैं ये बता दूंगी कि उस AC करंट का पीक कितना है ना, उस AC करंट का पीक कितना है। अब जैसे तुम्हें देखो RMS वैल्यू पता है तो पीक तुम बता सकते हो कि हाँ जो मेरे घर में AC आ रहा है उसका एक्चुअल में पीक वैल्यू कितना है बच्चों? 311। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? देखो 353 वोल्ट। यानी तुम्हारे घर में जो पीक वैल्यू आ रही है AC की वो कितनी है? 353 वोल्ट, जो एक्चुअली में RMS वैल्यू में कितना हम लोग घर पे बोलते हैं 250 वोल्ट, ठीक है। तो ये चीज है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। ये 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास पावर के, VI, I2R और V2R। तो पावर गिवन है तुम्हें हीटर की, और ये 220 वोल्टेज गिवन है। तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस निकाल लोगे किसी भी फॉर्मूले से। पावर और वोल्टेज, E इक्वल टू V2/R। तो V2 तुम्हारे पास है, पावर है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? V2/P। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 48.4। ठीक है, 8.4। अब दूसरा सवाल क्या है? पीक वैल्यू निकालो वोल्टेज की, वैल्यू पीक निकालो, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब ये तुम्हें कौन सी वैल्यू गिवन है? VRMS। ये 220 वोल्ट तुम्हें AC सर्किट में कहीं भी जो 220 वोल्ट ऐसी कोई टर्म दिख जाए तो समझ जाओ दिस इज VRMS वैल्यू। तो VRMS से तुम पीक वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ये बेसिक समझाने के लिए है ये क्वेश्चन। अब वोल्टेज आ जाएगी पीक, उसके बाद तुम RMS करंट भी निकाल सकते हो, है ना। फिर रेजिस्टेंस आ गया, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैसे निकाल दोगे? 2 टाइम्स ऑफ 220। करंट कितना आ जाएगा? RMS वैल्यू निकाली है, RMS कितना है? 220 बाय रेजिस्टेंस जो यहाँ से निकाला है, बस ये आ गई तुम्हारी RMS वैल्यू, पीक वैल्यू। तो इन वैल्यूज में कंफ्यूज मत होना, बस यही चीज था यहाँ पे समझने के लिए। RMS और पीक निकालना समझा दो, समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे समझ लेते हैं। तुम्हें AC में वोल्टेज इस तरीके से मिलेंगे, V0 साइन ओमेगा टी ऐसे करके। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे चाहिए, 2 तरीके की वैल्यूज तुमसे पूछी जाएंगी, एक तो पीक वैल्यू
करंट की पूछेगा पीक वैल्यू, ठीक है। एक पूछ सकता है आरएमएस वैल्यू, करंट और वोल्टेज दोनों की बात कर रही हूँ। एक पूछ सकता है एवरेज वैल्यू, ठीक है। इन तीन चीजों से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं पूछेगा। अब देखो पीक वैल्यू जब निकालनी होगी करंट की, कैसे निकालोगे पीक वैल्यू करंट के लिए? आई किसके बराबर होता है? V बाय आर। अगर करंट की पीक वैल्यू पूछी है तो वोल्टेज की कौन सी वैल्यू यूज करोगे? पीक वोल्टेज, यानी ये वाली V नॉट है, ठीक है। अब बात आएगी आरएमएस की, तो आरएमएस तुम्हें कैसे गिवन होगा? डीसी वोल्टेज में गिवन होगा, 220 वोल्ट ऐसे करके। जब करंट की तुमसे आरएमएस वैल्यू पूछी जाए, आई आरएमएस, एक तो क्या फॉर्मूला है? वी आरएमएस बाय आर, ठीक है। अब वी आरएमएस अगर ना हो, पीक वैल्यू हो, तो पीक वैल्यू के टर्म्स में कैसे निकालेंगे वी आरएमएस की वैल्यू? आरएमएस में ही उसको डिवाइड कर देते। वी आरएमएस किसके बराबर है? 0.07 ऑफ VMS। हाँ, तो यहाँ पे किस में चेंज कर दोगे? वी आरएमएस को वी नॉट में चेंज कर दोगे, तो वो तुम्हारे पास आ जाएगी आई आरएमएस की वैल्यू, बस। और एवरेज वैल्यू के लिए तो तुम्हारे पास क्या है? वही वाला फॉर्मूला है, आई dt करके, जितने टाइम के लिए निकालना हो ये वाला dt। तो ये एवरेज वैल्यू सीधा इस वाले फॉर्मूले से लिंक होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी से। बस ये तीन चीजें, इनके अलावा तो और कुछ नहीं पूछा जाएगा। बोलो, अब समझ में आ गया आरएमएस और पीक वैल्यू क्या है? यस मैम। यस मैम। इनका ये याद रख लेना कि वी आरएमएस किसके बराबर है। अब ये फेस वैल्यू है कि फेसर कैसे रोटेट होगा, हर बार कितने डिग्री से चेंज होगा? ओमेगा टी से, ठीक है। ये सब तुम्हारे काम का नहीं है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। वी एंड आई इन द सेम डायरेक्शन, सही है। यहाँ पे तुम्हारा ये फेसर डायग्राम तुम्हारे काम का है। अब देखो ये फेसर डायग्राम किसके लिए है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। फेसर डायग्राम क्या होते हैं? फेसर डायग्राम में दो चीजें होंगी, एक तो लेंथ होगा, एक होगा एंगल जो फेस को रिप्रेजेंट करेगा। एक एंगल होगा और एक लेंथ होगा। अब देखो फेसर डायग्राम में हम दो चीज एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ डिफरेंस, कि एक मुझे आई रिप्रेजेंट करना है और एक वोल्टेज रिप्रेजेंट करनी है। अब इन दोनों का मुझे रिलेशन उस फेसर डायग्राम से दिख जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना एक तो एंगल का डिफरेंस है, दूसरा कितना मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, दोनों एक साथ दिखेंगे। तो देखो अभी तुम्हारे पास जो वैल्यू आई थी वो ये थी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और सेम तुम्हारा आई का था कितना? आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी दोनों तुम्हारे, मान लो यहां से कोई एंगल है जो ओमेगा टी होगा, मान लो ये वोल्टेज का वी नॉट है, ये ओमेगा टी एंगल पे है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लो किसी ओमेगा टी पर है, और तुम्हारा आई नॉट भी किसने थीटा पर है? ओमेगा टी पर वोल्ट जो इसकी वैल्यू है, पीक वैल्यू, वो इस वी नॉट से कितनी है? कम। तो इस मैग्नीट्यूड को मैं कैसे दिखाऊंगी? ऐसे करके। तो ये मेरा आई हो गया और ये वोल्टेज हो गया। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 0। दिख रहा है ना फेज डिफरेंस? आई भी इसी लाइन में है, ये वोल्टेज हो गया और ये तुम्हारा आई हो गया, दोनों सेम लाइन में है। तो इसको बोलते हैं फेज डायग्राम, जिसमें तुम्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी दो क्वांटिटी का एक साथ शो कर सके। दिस इज द फेसर डायग्राम, ठीक है। ये फेसर बी एंड आई इन द सेम डायरेक्शन, तो यही डायरेक्शंस हैं। ओमेगा टी की डायरेक्शन साइन जो अभी समझाया है, आई वी करके। अब ऐसे क्या करेंगे, एक बार एसी वोल्टेज को किसके साथ अप्लाई करेंगे? इंडक्टर के साथ, है ना। इंडक्टर के साथ अप्लाई कर दी, सॉरी यहाँ पे एसी वोल्टेज है और ये इंडक्टर है। अब देखेंगे क्या वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस आएगा। तो जब आगे पढ़ोगे ना तो इसमें देखोगे कि अभी क्या, अभी 10 मिनट है, भी कर लो इंडक्टिव सर्किट को। देखो अब वोल्टेज और करंट में क्या कोई फेज डिफरेंस आ रहा है?
फेज डिफरेंस का मतलब क्या है कि एक पॉइंट वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी तो करंट तुम्हारे सर्किट में 0 हो जाएगा। अब इसमें केवीएल लगाओ, किरचॉफ लॉ। केवीएल, मान लो करंट यहाँ से आई चलेगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये वोल्टेज यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हूँ तो नेगेटिव लिखूंगी एल डी आई बाई डी टी, और ये किसमें है नेगेटिव से पॉजिटिव वी एम है ना, प्लस वी एम प्लस वी इक्वल्स टू 0। तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू वी कर दो, वी किसके बराबर है, वी एम साइन ओमेगा टी के बराबर, इक्वल आ जाएगा। हाँ तो बराबर आ गया। अभी डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकालनी बाकी है, तो इंटीग्रेट करेंगे, डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकालो, डी आई बाई डी टी यहाँ रहने दो, और ये कितना हो जाएगा वी एम बाय एल साइन ओमेगा टी। तो दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में डी आई बाई डी टी को टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना बन जाएगा, सिर्फ आई, यहाँ पे आ जाते हैं, इंटीग्रेट किया डी टी के टर्म्स में, तो ये कितना बन गया डी आई बाई डी टी आई हो गया है ना। साइन ओमेगा टी को करोगे तो कितना आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, पर माइनस का आएगा है ना, और यहाँ पे आएगी एक वैल्यू बाय ओमेगा। ये देखो तुम्हारे पास आई की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से माइनस बी एम बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी है ना। अब ये जो वैल्यू है मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आई नॉट, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी है ना। अब एक बार वोल्टेज देखो वी एम साइन ओमेगा टी, और ये कितना है कॉस ओमेगा टी, तो यहाँ से फेज डिफरेंस तो तुम्हें खुद ही पता चल गया कितना है, कितना है, एक साइन का ग्राफ है एक कॉस का, दोनों के ग्राफ के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है कॉस और साइन के ग्राफ में, पाई बाय 2। हाँ तो कॉस और साइन के ग्राफ में पाई बाय 2 का डिफरेंस है, तो तुम्हें ये तो पता चला गया करंट और वोल्टेज में पाई बाय 2 का डिफरेंस है। पर अब ये देखना बाकी है कि कौन सा लीड कर रहा है, कि करंट आगे है पाई बाय 2 से या वोल्टेज आगे है। तो उसके लिए देखो कैसे करेंगे, हाँ करंट होगा ना, अभी वो तो देखना पड़ेगा। अभी कॉस को कैसे करो, चेंज करो साइन ओमेगा में, जैसे हम चेंज करते हैं ना पाई बाय 2 करके। तो देखो माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यस मैम। देखो ये तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम ये समझो कि आई इक्वल्स टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी है, माइनस आई नॉट साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी कितना होता है कॉस ओमेगा टी, कॉस में चेंज हो जाएगा, 90 पे चेंज हो जाता है तो कॉस बनेगा, तो कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी आ गया है ना। तो ये सेम वैल्यू बन रही है कॉस ओमेगा टी की। अब मैं इस आई नॉट को अंदर ले, इसका माइनस साइन को चेंज कर सकती हूँ अंदर ले जाके, तो ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। तुम्हारे करंट की वैल्यू कितनी आई, इतनी, एक सेकेंड, ओमेगा टी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ये माइनस हो गया, सॉरी दिस विल बिकेम माइनस, ये वैल्यू, तो आई नॉट की ये वैल्यू मिल गई। सिंपल मैथमेटिक्स लगाया, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ये नहीं समझ आएगा, यही समझो। अब v क्या है, v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, फेज डिफरेंस पाई बाय 2, और वोल्टेज आगे चल रही है या पीछे चल रही है करंट से, वोल्टेज आगे चल,
आई नॉट क्या है, ओमेगा टी से पाई बाय 2 माइनस कर रही है ना, पाई बाय ओमेगा टी से पाई बाय 2 पीछे चल रही है, और वोल्टेज पाई ओमेगा टी पे चल रहा है। मान लो अगर ओमेगा टी यहाँ पे है तो करंट उस ओमेगा टी के 90 डिग्री पीछे चल रहा है ना, ये करंट हो गया, ये तुम्हारा वोल्टेज हो गया। तो यानी वोल्टेज लीड कर रही है, करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। कितने टाइम से, 90 डिग्री से, है ना। देखो छोड़ तो तुम यहाँ पे भी सकते थे मैम, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी पे ही रहने दो, पर वहां से फेज डिफरेंस नहीं पता चलेगा, इसलिए ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स किया है। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो यानी फेज डिफरेंस आ गया इंडक्टिव सर्किट में। अब यहाँ पे एक टर्म और इंड्यूस हुई है, जब तुम लोगों ने आई नॉट लिखा है। आई नॉट की वैल्यू कितनी आई है, ई नॉट बाय ओमेगा एल। अब ये एक टर्म आई है, ये ओमेगा एल, ये ओमेगा एल क्या है भाई, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका क्या मतलब है कि जब इंडक्टर से एसी करंट पास होगा तो ये कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, इंडक्टर, है ना, कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, उसे क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं ओमेगा एल को लिखना चाहूं यहाँ पे, ओमेगा एल, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ये एल क्या है, ये इंडक्टर की वैल्यू एल, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी मतलब तुम्हारा वोल्टेज कितने बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है एक सेकंड में, जीरो। हाँ, तो डीसी के केस में तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो गई, 0, जिसकी वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आ गया, वो भी 0 हो जाएगा। हाँ, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आया, 0। इसीलिए कभी भी तो मतलब जो इंडक्टेंस है अगर उसको तुम डीसी के साथ कनेक्ट करोगे तो वो कितनी वोल्ट, तो वो क्या कोई भी रिएक्टेंस मतलब कोई भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस ही नहीं करेगा उस केस में, उसके लिए रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। डीसी के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है, 0। बट वही इंडक्टर को एसी के साथ कर रहे हो तो एसी की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, मतलब करंट को फ्लो होने से रोकेगा। इसी को बोला है इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हिच इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है भाई, यही था यहाँ पे। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, इंडक्टिव रिएक्टेंस बताओ। हमेशा ऐसे याद रख लेना कि आई किसके बराबर होता है, V बाय आर के बराबर। रेजिस्टेंस के केस में यही आया, इंडक्टर के केस में आई कितना आएगा, V क्या है तुम्हारा, जो भी पीक की टर्म में या फिर एवरेज की टर्म में है वही वाली V लिखना है, अपॉन रेजिस्टेंस। अब इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस कितना है, ओमेगा एल, बस ये चीज याद रखनी है। इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस कितना है, ओमेगा एल, ये आई आ जाएगा तुम्हारा। वोल्टेज निकालनी सीख ही चुके हो आरएमएस में, आई और किसी भी टर्म में, ठीक है। तो ये सबसे आसान चैप्टर है, इस चैप्टर में वैसे ज्यादा कुछ खास है नहीं। मैम आरएमएस जो थी उसकी मतलब जैसे वो आपने निकाला था उसका फॉर्मूला क्या था, बोलो क्या कह रहे हो मैम। आरएमएस को मतलब एसी वाले को डीसी में बताना होता है। आरएमएस तो गिवन ही है ना तुम्हें, आरएमएस तो 220 गिवन है। ओके, आरएमएस तो गिवन है भाई। सेकंड देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, ओमेगा एल, है ना। ओमेगा की वैल्यू
फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 2 पाई 50 at z, फ्रीक्वेंसी इंटू एल। 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 50। 50 at z। हाँ, इंडक्टर भी गिवन है कितना 25। ये मिली में है तो आपको हेनरी में चेंज करना पड़ेगा 10⁻³ तो ये एक्सएल की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा है आरएमएस करंट, तो आई आरएमएस निकालने के लिए क्या चाहिए वी आरएमएस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यही फॉर्मूला है। yes, अब देखो वी आरएमएस कितना है तुम्हारे पास 220, तो 220 लिख दो। रेजिस्टेंस यानी ओमेगा एल, इंडक्टर के केस में ओमेगा एल जो तुमने यहाँ से फाइंड किया है उसकी वैल्यू रख देना, ठीक है। तो यही है, तो ओमेगा कितना आया है एक्सएल 7.85, तो आई कितना हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 7.85। दिस इज योर आई आर एम एस, ठीक है। अगर अभी यहीं से मैं पूछ रही थी पीक वैल्यू बता दो तो पीक वैल्यू भी बता देते आई नॉट कितना हो जाता आई आर एम एस का √2 टाइम्स। इजी। अगली क्लास में मिलते हैं भाई। गुड नाइट मैम, थैंक यू मैम। गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम, गुड नाइट मैम।